बच्चों कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स देख रहे हैं तो हमने देखा हुआ है कि टॉर्ट एक वर्ड है जो फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या है? रॉन्गफुल एक्ट या फिर रॉन्गफुल कंडक्ट। और टॉर्ट वर्ड आया कहां से है? टॉटम। और टॉटम का मीनिंग क्या है? ट्विस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कुछ जनरल कंडीशंस देखी हैं जो टॉट की फुलफिल होंगी तभी हम बोलेंगे कि टॉट कमिट हुआ है। मतलब अगर कोई किसी को मार रहा है या फिर कोई किसी के साथ कोई सिविल रॉन्ग कर रहा है तो हम कब मानेंगे कि वो एक टॉट कमिट कर रहा है? आयुष, जनरल कंडीशंस ऑफ टॉट। लीगल डैमेज, हाँ, तो रॉन्गफुल एक्ट और उसी रॉन्गफुल एक्ट से कॉजिंग सम लीगल डैमेज, और वही लीगल डैमेज जो हुआ है उसके लिए आपको क्या मिलनी चाहिए? एक लीगल रेमेडी। जब हम लीगल डैमेज देख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो टाइप के हमने डैमेज देखे थे। बेसिकली दो एलिमेंट्स थे उसके, दो मैक्सिम्स पढ़े थे हमने। डेमनिम सिन इंजीरिया और इंजीरिया सिन डेमनिम, यानी डैमेज विदाउट इंजरी और इंजरी विदाउट डैमेज। अगर डैमेज विदाउट इंजरी है तो क्या वो टॉट है? नहीं है। मतलब सामने वाले को डैमेज तो हुआ है कुछ लेकिन इंजरी नहीं हुई है। इसमें हमने क्या एग्जाम्पल देखा था? ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल इसका एक केस है। और इंजरी विदाउट डैमेज में कौन सा केस है? वो उसमें उसको इलेक्शन के लिए वोट करने नहीं देता। और ग्रामर स्कूल वाले में सामने वाले ने एक और स्कूल खोल लिया था एज अ कंपटीशन। फिर कल हमने पढ़ा था मेंजरिया। मेंजरिया यानी गिल्टी माइंड। उसके दो इंपॉर्टेंट वेज होते हैं, हाँ, और एक स्टेट ऑफ माइंड व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, गिल्टी माइंड में हमने देखा था कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है जो सामने वाले के लिए रॉन्ग है या सामने वाले को डैमेज दे रहा है तो उसमें उसके पीछे उसका क्या होना चाहिए? गिल्टी माइंड। मतलब वो नोइंगली इंटेंशनली वो काम कर रहा है। अगर वो नोइंगली इंटेंशनली नहीं करता है तभी भी हम उसको टॉट में कवर करते हैं। हाँ, कवर करते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि किसी को भी इंजरी हुई है, किसी को भी लीगल डैमेज हुआ है तो वो टॉट है। इन इसके अलावा उसके पीछे आपके इंटेंशंस हो या फिर नहीं हो, मतलब आपकी नेग्लिजेंस या आपकी गलती से भी अगर किसी को कोई डैमेज हो रहा है तो वो टॉट कमिट हो रहा है, आपको उस पर्सन को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। फिर हमने दो चीजें देखी थी बच्चों, एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। जब हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी देख रहे थे तो हम कौन सा केस लॉ देख रहे थे? रेलन वर्सेस फ्लेचर। और जब हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी देख रहे थे तब यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब ब्रैकेट में याद रखना ओलियम गैस लीक केस। ठीक है, जब हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पढ़ी थी तो बच्चों स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब वो तो एब्सोल्यूट और उसका बेसिक डिफरेंस है। जब हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी देख रहे हैं तब हमने ये पढ़ा था कि कोई भी पर्सन अगर नोइंगली या कोई भी ऐसे नेग्लिजेंस करता है इंटेंशनली या फिर नॉन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली तभी भी उसको एक तरह की लाइबिलिटी लगेगी। मतलब सामने वाले की कोई गलती नहीं थी, सामने वाले के कोई इंटेंशन नहीं थे, पर उसके वो काम करने से किसी को कोई डैमेज हो गया तो हम उसको कवर कहाँ कर रहे हैं? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के हमने देखा है एक लाइबिलिटी फॉर तीन कैटेगरीज हैं इसके अंदर। एक लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक या फिर वाइकेरियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। ये तीनों कैटेगरीज में बोला है ऐसी चीजें जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब ऐसा एक्सीडेंट, ऐसी मिस्टेक या फिर किसी थर्ड पर्सन ने, आप ही के एजेंट ने, आप ही के सर्वेंट ने, आप ही के ही पार्टनर ने अगर कोई ऐसा काम किया हो जो एक किसी सामने वाले को डैमेज ला रहा हो, लीगल डैमेज, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते और हम इसीलिए उसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर कवर करेंगे। जो हमने केस देखा था रेलन वर्सेस फ्लेचर, इसमें वो पर्सन ने एक रिजर्वेयर बनाया था अपनी मिल के लिए, अपनी मिल को चलाने के लिए उसको पानी की जरूरत थी, पर उसके रिजर्वेयर बनाने से किसी और की कोल मिल
खराब हो गई, क्या उसके इंटेंशंस थे क्या ऐसे कुछ करने के? नहीं थे, बट स्टिल उसके काम ऐसा करवाने से सामने वाले की मिल पूरी तरह से खराब हो गई, उसको खूब सारा लीगल डैमेज हुआ, तो वो कहाँ कवर हो गया? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, जबकि उसके इंटेंशंस ऐसे नहीं थे। इनफैक्ट उसने ये किया भी नहीं था, उसके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने किया था, मतलब रॉन्ग वाज कमिटेड बाय समबडी एल्स, स्टिल ही वाज लाइबल। जब हमने ये केस देखा था रेलन वर्सेस फ्लेचर्स आफ्टर फैक्ट्स, इसमें दो चीजें हैं जो नेसेसरी, दो कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशंस हैं? एस्केप फ्रॉम कंट्रोल और नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। जब हम देख रहे हैं नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, यानी नेचुरली कुछ भी आई नहीं है, आपने खुद से कोई चीज लैंड पे क्रिएट की है। अब हम देख रहे हैं जब हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिससे आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से बच सकते हो, मतलब कि आप बोल सकते हो कि हम इस चीज के लिए लाइबल नहीं रहेंगे। जब हमने देख लिया कि आपके ऐसी आपकी कोई मिस्टेक है, ऐसे कोई आपके एक्सीडेंट या आप ही के किसी नोन से कोई कमिट हुआ है, कोई अदर कोई भी डैमेज, तो आपको लाइबल ठहराया गया है, पर कुछ जगह पे आप बच सकते हो। वो क्या है एक्सेप्शंस? जब डैमेज आपको नेचुरल यूज ऑफ लैंड से, मतलब कि आपकी कोई गलती नहीं थी, नेचुरली कहीं पे रेनफॉल होके कोई वाटर फिल हो गया है, इसमें आप लाइबल नहीं रहोगे। दूसरा, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव, मतलब अगर रिजर्वेयर बना रहे थे रेलैंड, अगर फ्लेचर की कंसेंट ले लेते कि हम आपकी कंसेंट लेके यहाँ पे रिजर्वेयर बना रहे हैं, तो आप रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट कर लो या कंसेंट दे दो, उसके बाद अगर उस पानी से उसकी कोल माइन खराब होती है तो वो लाइबल नहीं होगा, मतलब रेलैंड लाइबल नहीं होएगा। उसके बाद एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, यानी किसी स्ट्रेंजर का कोई एक्ट, मतलब कि इसमें ना प्लेंटिव इन्वॉल्व है ना ही डिफेंडेंट इन्वॉल्व। इसमें हमने कौन सा केस देखा था? ट्रीज पॉइजनस बुल वाला भी, और फिर हॉर्स वाला, ये साइंटिस्ट ने जो पॉइजनस ट्रीज लगाए थे उसमें अगर कोई स्ट्रेंजर ने आके वो पॉइजनस ट्रीज किसी हॉर्स को खिला दिए, तो जिसने वो साइंटिस्ट ने वो ट्रीज लगाए उसको हम लाइबल नहीं ठहराएंगे। फिर आ जाता है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में नेचुरली अगर कोई रेनफॉल वगैरह हो रहा है या फिर कोई फ्लड आता है तो इसमें हम किसी और को लाइबल नहीं ठहरा सकते। फिर एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट, मतलब कि जो आपको बोल रहा है एक्शन लेने के लिए लाइबल, वो उसमें उसी खुद की ही गलती से हुआ है वो, ठीक है। और एक होता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में यानी गवर्नमेंट हमारे लिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब चीजों के लिए कुछ भी अगर हमारे लिए क्रिएट करती है तो हम उसके लिए किसी को लाइबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर हमने देखा था एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल ऑफ रेलन वर्सेस फ्लेचर इन केस ऑफ एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन हजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री। इसमें हमने देखा था एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, मतलब अभी हमने क्या देखा? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या होता है कि आपको एक चीज के लिए जो एक्सीडेंटली आपसे हुआ है उस चीज के लिए हमने आपको लाइबल किया है, बट देयर आर सम एक्सेप्शन जिससे आप बच सकते हो। बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड हो, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी हो, किसी और ने कुछ क्रिएट किया, अगर उससे मास पब्लिक को अफेक्ट हुआ है तो आप लाइबल रहोगे, नो मैटर आपने वो बेनिफिट के लिए किया होगा। जैसे एक इंडस्ट्री थी यहाँ पे हजार्डियस, एक एंटरप्राइज था जिसके पास हजार्डियस सब्सटेंसेस थे। अब हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे गन फैक्ट्रीज हैं, अब अंदर बारूद बन रहा है, अंदर कुछ केमिकल क्रिएट हो रहा है जिसके गिरने से हो सकता है लार्ज पब्लिक या उसके सराउंडिंग्स में जो जो पब्लिक है वो अफेक्ट हो। तो अब वो तो काम ही ऐसा कर रहा है कि ये सब गिरता रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच जाओगे। आपने भले रीजनेबल ड्यू केयर लिया हो, आपने फायर एक्सटेंशंस लगाए हो, आपने फेंसेस लगाए हो, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया हो कि किसी को अफेक्ट नहीं हो, बट अगर फिर भी अफेक्ट होता है तो आप द ओनर ऑफ दिस केमिकल इंडस्ट्री या गन फैक्ट्री के ओनर, आप लाइबल रहोगे। इसमें हमने एक केस देखा था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भोपाल में एक इंडस्ट्री थी जो कि किसकी थी? फूड फर्टिलाइजर्स की। फूड फर्टिलाइजर्स की थी, वहां पे उसकी ओलियम गैस के कुछ सिलेंडर्स रखे होंगे, वो लीक हो गए। वो लीक होने से पूरी इंटायर सिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई। तो किसी एक एमसी मेहता एक पर्सन है जिसने क्या फाइल किया था बच्चों? पीआईएल फाइल किया था। पीआईएल यानी
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, उसने PIL फाइल किया था जिसमें उसने बोला था कि ये जो पर्सन है, जो ओनर है श्री राम फूड फर्टिलाइजर्स का, वो सबको कॉम्पनसेट करे जो जो पर्सन अफेक्ट हुआ है। तो पूरे इंटायर सिटी में जितने लोगों की डेथ हुई, जितने लोगों को अफेक्ट हुआ, थोड़ा भी हार्म हुआ, इंजरी हुई, सबको उस पर्सन ने कॉम्पनसेशन दिया है एज पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ठीक है। तो इसमें वो ये नहीं बोल सकता ये एक्ट ऑफ गॉड था, मैं तो घर पे सो रहा था, मुझे नहीं पता कहाँ से लाइबिलिटी हुई, ये नहीं बोल सकता किसी थर्ड पार्टी ने किया, किसी स्ट्रेंजर ने आके मेरे फैक्ट्री में ओलियम गैस लीक कर दी। ये सारे एक्सेप्शंस एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब हमने स्टार्ट किया था वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी में बच्चों हमने क्या देखा है, किसी और की गलती की वजह से आप लाइबल होते हो, ठीक है। नॉर्मली द टॉर्ट फीजर यानी जो टॉर्ट कमिट करता है, ठीक है। नॉर्मली द टॉर्ट फीजर इज लाइबल फॉर हिज टॉर्ट, बट इन सम केसेस अ पर्सन में बी हेल्ड लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अनदर। उसमें हम कौन सी लाइबिलिटी कवर कर रहे हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी, मतलब टॉर्ट किसी और ने कमिट किया है पर लाइबल कौन हो रहे हो, आप खुद। A master is vicariously liable for the tort of his servant, principal of the tort of his agent, partners for the tort of a partner। मैंने ये बताया था पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, सब पार्टनर्स के बीच में आपस में कौन सा रिलेशन होता है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन यानी अगर एजेंट ने कुछ किया है तो प्रिंसिपल लाइबल होगा, प्रिंसिपल ने कुछ किया तो ऑफ कोर्स एजेंट को मानना पड़ेगा। तो आपस में सारे पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल एजेंट होते हैं, मतलब एक भी पार्टनर ने गलती की तो सब पार्टनर्स उसके लिए लाइबल रहेंगे। तो अब पहला है, दिस इज नोन एज वाइकेरियस लाइबिलिटी इन टॉर्ट। प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी, अ पर्सन में बी लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ wrongful acts or omission of another in 3 ways, basically by ratification, by relation, by abatement। बच्चों ratification यानी किसी ने कोई चेंज करने का डिसीजन लिया हो, तो आपस में पार्टनर ने, अगर एक पार्टनर ने कुछ चेंज किया, मतलब एक पार्टनर ने कोई नई डील लेके आई है, तो वो डील सारे पार्टनर्स को अग्री करनी पड़ेगी, ठीक है। हैविंग रेटिफाइड टू अ पर्टिकुलर लॉ, एक्ट और स्टैट्यूट, अगर आपके अग्रीमेंट्स में अगर कुछ चेंजेस हैं तो सबको वो चीज माननी पड़ेगी। अब ये क्या होता है रैटिफिकेशन, बेसिकली हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम थर्ड पार्टी, मतलब आपके सर्वेंट को, मास्टर को लाइबल ठहरा सकते हैं। इन लोगों ने एग्जाम्पल हमको पार्टनरशिप का दिया है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म बनती है तो एक पार्टनर की गलती सब पे भारी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद फिर बाय रिलेशन, थ्रू स्टैंडिंग ऑफ वन पर्सन टू अनदर बाय रिलेशन ऑफ देयर शेयर, मतलब कि अगर बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, अगर तुम लोगों को कुछ आंसर शीट्स चाहिए, ठीक है, या कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने बोल दिया था रक्षिता मैम से ले लेना, तुम सबने रक्षिता मैम से ले ली। अल्टीमेटली मेरी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन तुमको किसके थ्रू मिली, रक्षिता मैम की, लेकिन वो फाइनली किसके थ्रू पहुंची थी, मेरे थ्रू। तो लाइबल मैं रहूंगी कोई भी चीज के लिए, अगर तुमको गलत इंफॉर्मेशन मिल गई या गलत पेपर साइंड होके मिल गए तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। वो सिर्फ मेरा एक पर्सन है जो मेरा उसके साथ ऐसा रिलेशन है कि वो मेरा वो काम कर दे रहे हैं, ठीक है। बाय अबेटमेंट, हैविंग अबेटेड एनी टॉर्टियस एक्ट कमिटेड बाय अदर्स, मतलब कि अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि चलो यहाँ बालकनी से ना कूद, एक दूसरे को धक्का देते बहुत मजा आती है, तुमको एनकरेज किसने किया, मैंने किया, तो हमारा वो रिलेशन है कि मैंने तुमको उस चीज के लिए एनकरेज किया कि एक दूसरे को धक्का देते हैं। अब अल्टीमेटली मैं तुम्हारी क्या हूँ, मेंटर हूँ, तो तुम्हें मेंटर ने ऐसा ट्रीट किया था तुम्हें कि ये सब काम तुम करो, इसके लिए तो इस चीज में भी हम कवर हो जाएंगे कि मेरे अंदर वाइकेरियस लाइबिलिटी है बिकॉज आई मेड श्योर कि तुम सब एक दूसरे को वहां से धक्का दो, ठीक है। तो इन तीन चीजों में जनरली बताया हुआ है कि तीन की चीजों में हम वाइकेरियस लाइबिलिटी को कवर करते हैं, या तो किसी एक्ट या स्टैट्यूट ने बोला होगा, या फिर कोई आपका ऐसा रिलेशन है, या फिर किसी ने आपको एनकरेज किया, अबेटमेंट किया, ठीक है। असेंशियल्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वाइकेरियस। इन केस ऑफ master servant relationship, master is liable for the act of servant if following requirements are met with। सबसे पहले एक existing relationship होना चाहिए, ठीक है। servant has committed some tortious act और this tortious act must be done during the course of employment। बच्चों मेरा एक ड्राइवर है, ठीक है, अब क्या किया उसने, मुझे ड्रॉप किया क्लास में और फिर गाड़ी लेके चला गया, तो सबसे पहले हमारे बीच क्या रिलेशन है, एक मास्टर सर्वेंट का, वो ड्राइवर है मैं ओनर हूँ। उसके बाद फिर सर्वेंट हैज कमिटेड, अब जब वो गाड़ी मुझे ड्रॉप करके गाड़ी लेके गया, उसने कहीं पे बहुत अच्छे से एक टू व्हीलर को बढ़िया तरीके से ठोक दिया, ठीक है। अब उसने क्या किया है,
टॉर्ट कमिट किया, भले उसके इंटेंशंस ऐसे नहीं थे पर उससे ये टॉर्ट कमिट हुआ है क्योंकि उसने किसी और को लीगल डैमेज किया है। लास्ट, उसने ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया। उसका काम क्या है कि जब तक मैं क्लास लूं तब तक वो ये काम नीचे नीचे खड़ा रहेगा, ठीक है। वो क्या घर जा रहा था क्या अपने? नहीं जा रहा था, यहां से मुझे 1 आवर में उसको वापस पिक भी करना है। तो ये जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसने गलती की है ना, इसको हम कवर करेंगे वाइकेरियस, मतलब इसके लिए वो नहीं, मैं लायबल रहूंगी, ठीक है। सपोज वो रात में घर चला गया, अब घर जाके उसने बाजू वाली को या आंटी को पकड़ के बहुत सारा मार दिया, ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते कि उसके मास्टर लायबल होंगे। क्या वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था? क्या नहीं। रात में मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है, तो वो रात में अपने घर पे अपने अपने काम से बाजू वाले घर गया होगा, उसने तो उसको मारा, तो उसके लिए वो खुद लायबल होगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर गलती होती है तो उसके हमेशा मास्टर लायबल होते हैं। तो 3 चीजें हैं जो हमेशा वाइकेरियस लायबिलिटी में कवर होनी चाहिए। एक कि मास्टर सर्वेंट जैसा रिलेशन होना चाहिए, दूसरा कि उसने कोई टॉर्ट कमिट होना चाहिए, तीसरा कि वो चीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाहर वाली चीज को हम कवर नहीं करेंगे। सबको समझ आ गया? चलो, टाइप्स ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी कल भी हमने देखा था, एक प्रिंसिपल एजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे हमने पार्टनर्स में देखा। तो अगर एजेंट ने कुछ गलती की है तो कौन लायबल रहेगा? प्रिंसिपल, पार्टनर नहीं, तो प्रिंसिपल लायबल होगा, ठीक है। और हमने ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, कौन कौन से? अब वो रिलेशन होना चाहिए उनका, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और ये मास्टर एंड सर्वेंट में चीजें कवर हो गई हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट में देखो एक फैक्टम दिया, क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। मतलब कि एक प्रिंसिपल थ्रू एजेंट कोई काम करवा रहा है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वो खुद वो काम कर रहा है, ठीक है। सो दैट एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब एजेंट ने कोई भी काम किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिंसिपल का सुन के ही करता है, तो इसके लिए हम लायबल किसको ठहराएंगे? प्रिंसिपल को, ठीक है। while acting in the ordinary course of business has committed fraud against the lady client by fraudulently inducing her to sign the document transferring her। इसमें क्या हुआ था? एक लॉ फर्म थी, ठीक है, एक लॉ फर्म थी। अब एक एडवोकेट थे, उनके अंडर सारे जूनियर एडवोकेट्स थे, ठीक है। अब ये जूनियर एडवोकेट्स ने क्या किया? एक लेडी आई थी जो इनके पास अपना कोई मैटर लेके आई थी, इन लोगों ने उससे ऐसे पेपर्स में साइन करा लिए कि प्रॉपर्टी सारी इन जूनियर एडवोकेट्स के नाम पे हो गई, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया? फ्रॉड किया किसी और के साथ। अब ये पर्सन की जब वो देखेगी कि प्रॉपर्टी तो उसकी है ही नहीं, ये लेडी की, तो ये प्रॉपर्टीज किसकी है? जूनियर एडवोकेट्स की। अब ये फ्रॉड जो हुआ है उसके साथ, तो ये किसको केस फाइल करेगी? जो वो सीनियर एडवोकेट है, जो लॉ फर्म के ओनर हैं, उस पर कि मैं तो आपसे बात करने आई थी, आपके जूनियर एडवोकेट्स तो मेरी एप्लीकेशन बनाने के लिए, मेरे को डे टू डे सिर्फ अपडेट देने के लिए ही थे, या फिर और मेरे बिहाफ में हो सकता है एक आध बार एक आध हियरिंग में कोर्ट जाने के लिए, पर मैंने अल्टीमेटली तो आपको हायर किया था। अब आपके जूनियर्स अगर कुछ करेंगे तो उसके लिए लायबल कौन रहेंगे? आप। तो उसने एक्चुअल में उनकी प्रॉपर्टीज अपने नाम कर ली थी और ये फ्रॉड किया, तो अल्टीमेटली ये एडवोकेट लायबल हुआ था और उसको उस पर्सन को पे करना पड़ा था फॉर ऑल दोज प्रॉपर्टीज, ठीक है। Without the knowledge of the principal who was liable because the fraud was committed in the course of एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसीलिए लायबल हुए थे क्योंकि उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट में ही वो काम किया था, उसका क्लाइंट था, उसको लेने की कोशिश उन्होंने करी। पार्टनर्स, पार्टनर्स हमने पढ़ लिया है, ठीक है, कि एक पार्टनर की गलती है तो सब पे भारी पड़ेगी। उसके बाद मास्टर सर्वेंट, अभी ड्राइवर वाला एग्जांपल दिया, लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज ओन wrongful intention or negligence, liability is joint as several. In case of vicarious, liability arises because the relationship between principal and the wrongdoer. In case of absolute or strict, the liability arise out of wrongful itself। मतलब कि जितनी भी लाइबिलिटीज है, अगर वो सर्वेंट ने गलती करी है तो अल्टीमेटली मास्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी या एब्सोल्यूट, वो डिपेंड करेगा आपने क्या रॉन्ग काम किया है, ठीक है। क्योंकि अगर ओलियम गैस में सोचो हमने इंडिया में तो एब्सोल्यूट फॉलो कर लिया है, तो हम इंडिया में एब्सोल्यूट फॉलो ही करेंगे। मतलब अगर आपके वर्कर से, आपकी लेबर से अगर ऐसा कोई काम हो रहा है कि लार्ज पब्लिक अफेक्ट हो रही है या सराउंडिंग्स में जितनी पब्लिक अफेक्ट हो रही है, तो अल्टीमेटली आप लायबल हो उस चीज के लिए।
A master is liable not only for the act which have been committed by the servant but also all acts done by him which are not specifically authorized in the course of employment. ये बात भी हमें पता है. अब मैंने उसको ये तो बोला नहीं था कि जाके कार लेके जाना, स्टिल वो चला गया, फिर भी मैं लाइबल रहूंगी. मैंने उसको कोई काम करने के लिए नहीं भेजा था, पर वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही था. ठीक है. एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये केस हमने देखा है एक एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का, रेलिन वर्सेस फ्लेचर. जा फेस वॉश करके जल्दी जा, जाना. चलो. It is to be remembered that an employer is vicariously liable for the torts of his servant committed in the course of their employment, but is not liable for those who are independent contractors. अभी तक हमने क्या देखा? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइबल नहीं हो रहा था, उसका एम्प्लॉयर हो रहा था. पर जब आपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये एक एक्सेप्शन है बच्चों की, कई बार आपने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है तो आप उसी को ही लाइबल ठहराओगे. ठीक है. आगे लिखा है, अ सर्वेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय अनदर द एम्प्लॉयर टू परफॉर्म द सर्विसेज इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द एम्प्लॉयर एंड ओवर द एम्प्लॉयर हैज कंट्रोल इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर सर्विसेज. एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज द वन हु वर्क्स फॉर अनदर बट इज not controlled in that other in his conduct or the performance of the work. ठीक है. अब क्या होता है, आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को सैलरी नहीं देते हो, उसके काम का पेमेंट देते हो. जैसे तुम एक प्रोफेशनल बन जाओगे, तुम एक सीएस बन जाओगे, तो तुम्हें क्या होगा कि तुम एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो फॉर अ कंपनी. ठीक है. जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे, तुम एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्व, तो तुम जितने काम करोगे उतने उतने काम की फीस लोगे. वो तुम्हें मंथली बेसिस पे कोई सैलरी नहीं देगा. अल्टीमेटली अगर सैलरी हो भी रही होगी ना, मतलब अगर आपको मंथली बेसिस पे कोई पेमेंट मिल भी रही होगी तो आप उसको बोलोगे कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स है वो, कि हमने डील कर ली कि मैं मंथली आपके लिए इतनी फाइलिंग्स करूंगा तो आप मुझे मंथली देना. भाई जीएसटी हो रही है, आए दिन एनुअल कंप्लायंसेस हो रहे हैं, आए दिन कंपनी लॉ में कुछ ना कुछ फाइलिंग हो रही है, तो आप मंथली मुझे पे कर देना. तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपका उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो आपको हर जगह इंडिविजुअली लाइबल ठहराया जा सकता है. बहुत जगह हमने देखा है कि कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी विल आल्सो बी लाइबल फॉर 50,000 रुपीज. बहुत सिंपल केस लॉ है. एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस था. ठीक है. तो अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया होता है कंपनी का, तो आपको इन्फॉर्म करना होता है आरओसी को कि हमने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया. या फिर बहुत जाना माना केस है कि एक कंपनी है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एक मेंशन किया हुआ है एमसीए पे कि ये एक एरिया है, सपोज हमने दे दिया लेबर चौक. ठीक है. अब लेबर चौक पे क्या हुआ कि आपको आरओसी से कुछ ना कुछ नोटिस आ रहे हैं. ठीक है. कुछ ना कुछ नोटिस आ रहे हैं कि हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको वो. ये कोई ऑफिस है ही नहीं एक्चुअली में, आपने सिर्फ दिखाने के लिए एक एड्रेस दिखा दिया. जब पता चलेगा आरओसी को कि ये आपने गलत काम किया, जब हमने बोल दिया एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए कंपनी का जहां पे पर्सन बैठे हो, अब तो पिक्चर्स भी मांगते हैं, वो लिटरली अपलोड करनी पड़ती है. रजिस्टर्ड ऑफिस का फोटो, अंदर बैठा हुआ चेयरमैन का फोटो, बाहर खड़ा हुआ चेयरमैन का फोटो और कंपनी का बोर्ड वगैरह. ये सब पहले नहीं था. तो सेक्शन 12 और 13 है तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस वाला, उसके अंडर उन्होंने बोला था कि इस पर्सन के लिए कंपनी सेक्रेटरी, अगर इस कंपनी में, अगर लिस्टेड कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, तो वो भी लाइबल रहेंगे कि वो क्या कर रहे थे. रजिस्टर्ड ऑफिस का ध्यान एक कंपनी सेक्रेटरी वाले पर्सन को रखना चाहिए. बेसिक कंप्लायंस है कंपनी का. तो कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और कंपनी तीनों ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट देखते हैं हम, तो वो सब कोई लाइबल होते हैं. तो जो हमारा प्रोफेशन है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का प्रोफेशन है. तो हमें ये नहीं बोला जाएगा कि हमारा एम्प्लॉयर मतलब हमेशा कंपनी का ओनर लाइबल हो. हमारे केस में हम भी कुछ मैटर्स में लाइबल रह सकते हैं. ठीक है. These definitions should know that a person is a servant where the employer retains the control of actual performance of the work. सिर्फ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में ऐसा हुआ था कि जो इंडिपेंडेंट उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था ये इंग्लैंड में था. ठीक है. इंडिया में हम बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हम अलग से लाइबल ठहराएंगे, उसके एम्प्लॉयर को नहीं ठहराएंगे. ठीक है. Where an employer is liable for the act of independent contractor. अब कब the employer is not liable merely because an independent contractor commits a tort in course of his employment. ये हमने देख लिया कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर पर्सनली लाइबल होगा, उसके लिए हम एम्प्लॉयर को हर टाइम लाइबल नहीं ठहराएंगे. द एम्प्लॉयर इज लाइबल ओनली इफ हिमसेल्फ इज डीम्ड टू कमिटेड द
टॉट, मतलब जब एम्प्लॉयर भी उस टॉट में मिला हो, जुला हो, या उसके पास उसकी कंसेंट हो, तो हम उस पर्सन को लाइबल ठहराएंगे। where the employer authorizes him to commit a tort, कि हाँ पाइपलाइन ऐसी लगा दे कि सामने वाले का सब खराब हो जाए, पानी बहे तो भाई उसके घर में, मुझे मतलब नहीं है। मतलब तुमने क्या किया, तुमने उसको बोला ऐसा काम करने के लिए जिससे उसकी कोल माइंस खराब हो जाए। इन टॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमने अलग से ही पढ़ा है, अगर आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कवर होते हो, जो हमने रेलिन वर्सेस फ्लेचर वाले केस में पढ़ा है, जो हम इंडिया में फॉलो नहीं करते हैं, पर लॉ में बस मेंशन किया कि अगर आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कवर होते हो तो आपको इंडिपेंडेंट लॉ एम्प्लॉयर को लाइबल नहीं करना है, एम्प्लॉयर को लाइबल करना है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कौन लाइबल था, रेलिन लाइबल था, क्या वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइबल था, क्या नहीं था। तो हम यहाँ वही एक्सेप्शन देख रहे हैं कि जनरली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइबल नहीं होता है। देखो ये हमारा केस था, कहाँ गए वो बने हुए थे फोटोज, ये रेलैंड है और ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। सिर्फ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में हमने ऐसा पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइबल नहीं था, अल्टीमेटली कॉम्पनसेशन किसको भरना पड़ा, रेलैंड को, ठीक है। पर हम जब देख रहे हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी, जब हम वाइकेरियस लाइबिलिटी पढ़ रहे हैं, तब हम बोल रहे हैं ये जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है ना, अपने एक्शंस के लिए ये खुद लाइबल है, ठीक है, एम्प्लॉयर लाइबल नहीं है। हम कहां पढ़ रहे हैं ये चीज, वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर। फिर वाइकेरियस लाइबिलिटी में उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर खुद लाइबल होगा, एम्प्लॉयर हर उसके काम के लिए लाइबल नहीं होगा। भले इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई काम करे तो भी हम एम्प्लॉयर को लाइबल नहीं ठहराएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट पे हम एम्प्लॉयर को लाइबल ठहराएंगे, जब वो उसको खुद बोलता है, ऑथराइज करता है कि तुम ये टॉर्ट कमिट करो। जब आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर कवर होते हो, तब हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, हम एम्प्लॉयर हैं, हम लाइबल रहेंगे, ठीक है। और नेग्लिजेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कोई चीज नेग्लेक्ट करता है तो हम हो सकता है उसमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ उसके एम्प्लॉयर को भी लाइबल करें। ये समझ आया, चलो। एम्प्लॉयज ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर आर लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल नेग्लिजेंस ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट्स इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर पर वो उन्होंने क्लियरली इंग्लैंड में डिसीजन दे दिया था कि रेलैंड लाइबल होगा। हाँ, वो सिर्फ हमने इंडिया में चेंज किया ना, ऑल ओवर इंडिया हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉलो कर रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड यार। वो तो बाहर उन लोग, अभी हम हर जगह टॉट नहीं है, इंडिया में ऐसे ऐसे डैमेज होने लग गए इसलिए हम लेके आए। सिंगापुर वगैरह, यूरोप में टॉट एक्ट नहीं है, देयर इज नो लॉ ऑफ टॉट्स एवरीवेयर, इट हैज बीन बिल्ड फ्रॉम इंडिया, इंग्लैंड एंड देन इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब मारपीट और ये सब हो रहा है, तो इसलिए हमने वो लॉ बिल्ड कर लिया, ठीक है। लाइबिलिटी फॉर द एक्ट सर्वेंट एंड एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयर लाइबल रहेगा और मास्टर लाइबल रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉयर इज लाइबल whenever the servant commits a tort in course of his employment, an act deemed to be done in the course of employment if the wrongful act authorized by the employer, मतलब ये नहीं है सिर्फ वर्किंग आवर्स में काम किया हो, घर जाके भी ऑफिस के बाद कुछ लोग काम करते हैं, तो अगर उस चीज के लिए आपको ऑथराइज किया गया था कि ठीक है आफ्टर 12 ये चीज फाइलिंग कर देना, या फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग कर देना, वो आपके ऑफिस आवर्स नहीं है, पर आप उस काम के लिए ऑथराइज थे, इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि तभी भी हम उसको बोलेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे गलती हुई है। अ रॉन्गफुल एक्ट एंड अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग सम एक्ट ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कि एक ऐसा काम जो एक्चुअल में आपके ऑफिस का काम था नहीं, पर उसने फिर भी आपको बोला। जब तुम इंटर्नशिप करोगे तो नॉट जस्ट यहाँ का मुझे नहीं इतना आइडिया, बाहर तो ऐसा होता है कि नॉट जस्ट आप ऑफिस के काम करते हो, ऑफिस के बाहर भी करते हो, जेरोक्स कराना और इधर उधर पेपर्स पहुंचाना, अंडर द टेबल वाले लिफाफे पहुंचाना, ऐसे बहुत सारे काम है जो तुम करोगे और उससे बहुत सारी चीजें सीखोगे। तो ये तुम्हारे काम का पार्ट है क्या? नहीं है। दिस इज नॉट, कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में ये नहीं बोला है कि ये सब इंटर्नशिप का पार्ट है। पर जब तुम ये सब काम करोगे तो अगर इसमें भी तुम अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करते हो तो तुम्हारे एम्प्लॉयर, तुम्हारे जो ऑफिस के बॉस होंगे वो लायबल रहेंगे, ठीक है। इसमें एक ड्राइवर वाला केस है। A driver of a petrol lorry was transferring petrol from lorry to an underground tank at garage, और उसमें वो जब तक वो ट्रांसफर होता है तो वो बंदा सिगरेट फूंक के वहां पे बढ़िया पीने लगता है, तो उसके लिए कौन लायबल होगा? जो ओनर है, ठीक है। उसको तुमने चेक नहीं किया कि वो वहां पे बैठ के सिगरेट पी रहा है, उसको तुमने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि यहाँ पे स्मोकिंग और ये सब अलाउड
नहीं है, फिर भी तुम ही एक पर्सन हो जो ओनर हो, तुम ही लाइबल इसकी गलती की वजह से रहोगे। अब आ जाता है वाइकेरियस ऑफ अ स्टेट। स्टेट यानी गवर्नमेंट इंडिया, ठीक है, हमारे पब्लिक अथॉरिटीज जो हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, देखो दो चीजें इसमें, पोजीशन इन इंग्लैंड और पोजीशन इन इंडिया। इंग्लैंड में ना पहले होता था कि हम अपने जो उनके यहाँ ना राजा रानी वाले वो होते थे, तो हम अपने क्राउन होल्डर को तो कभी भी लाइबल नहीं ठहराएंगे, भैया उनसे तो गलती हो ही नहीं सकती। वो पहले ऐसा मानते थे, बाद में उन्होंने भी चेंज किया कि हाँ वो भी गलत कर सकते हैं। एट कॉमन लॉ क्राउन कुड नॉट बी स्यूड इन द टॉट, ठीक है। जनरली वो क्या बोलते थे कि जो हमारे लीडर होंगे वो कभी भी सूट नहीं हो सकते, either for wrongs actually authorized by it or committed by its servants in the course of their employment। अभी तक हमने वाइकेरियस लाइबिलिटी में यही देखा कि अगर हमारे सर्वेंट्स, हमारे हमारे अंडर जो भी एम्प्लॉयज हैं वो सब की गलती की वजह से हम मास्टर या फिर प्रिंसिपल ये सब लोग लाइबल रहेंगे। बट जब हम पोजीशन इन इंग्लैंड देख रहे थे वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ अ स्टेट में, तो हम अपने लीडर्स को लाइबल नहीं ठहरा रहे थे। वाइट पासिंग द क्राउन प्रोसीडिंग्स, द क्राउन इज लाइबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल। फिर कुछ सालों बाद उनको अकल आई तो वो अब उनको भी लाइबल ठहराने लग गए। बस इतना सा ही लिखा है। क्राउन नाउ वाइकेरियस लाइबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ इट्स सर्वेंट। तो पहले नहीं होता था लेकिन अब होने लग गया है। पोजीशन इन इंडिया, वी हैव नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। हमने तो इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया, हमारी गवर्नमेंट तो कोई गलती कर ही नहीं सकती। व्हेन इन अ केस गवर्नमेंट लाइबिलिटी इन टॉर्ट कमिट्स बिफोर court, the question is whether particular government activity which gave rise to tort was sovereign function or non-sovereign function। बच्चों sovereign functions और non-sovereign functions, हम कह रहे हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट sovereign functions में काम कर रही होगी और उनसे फिर कुछ tort commit हो गया या उनके सर्वेंट से, तो हम उनको लाइबल नहीं ठहराएंगे। लेकिन जब वो नॉन सोवरेन फंक्शंस कर रही होगी तब हम उनको लाइबल ठहराएंगे। तो सोवरेन फंक्शंस में यानी डिफेंस ऑफ अ कंट्री, अब वहां उससे कुछ रॉन्गफुल एक्ट हो गया तो हम कवर नहीं करेंगे, हम उनको कोई भी चीज के लिए कमिट सूट फाइल नहीं करेंगे। रेजिंग एंड मेंटेनिंग आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, ये हमारी कंट्री के लिए कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ वॉर में अगर उनसे कुछ टॉट कमिट हो गया तो हम बोलेंगे कि कोई बात नहीं, हम आप मतलब उससे अगर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक अफेक्ट हो गई तो हम उनको लाइबल नहीं ठहराएंगे। मेकिंग पीस और वॉर, फॉरेन अफेयर्स, अक्वायरिंग एंड रिटेनिंग टेरिटरी, मतलब जब भी वो इंडिया के लिए कोई काम कर रहे होंगे हम उनको लाइबल नहीं करेंगे। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, इसमें अगर किसी को लीगल डैमेज होता है तो स्टेट लाइबल होता है, स्टेट को उस पर्सन को कॉम्पनसेशन देनी होती है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था मेट्रो बसेस, ठीक है, अगर मेट्रो बस बनाई है, बस में बैठे वाले लोग बस चलते चलते गिर गई, ठीक है, तो अब ये किसकी बस है, ओनर कौन है, स्टेट है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट इन चीजों के लिए लाइबल रहेगी, ठीक है। ये किसी को लिखना है सोवरेन फंक्शन से लिख लो, सोवरेन फंक्शंस क्या होते हैं और नॉन सोवरेन फंक्शंस क्या होते हैं। जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इजी भी है और इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और उसके अलावा 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैंडेटरी है ही।
तो जिन जिन की क्लासेस मिस हुई हैं वो लेक्चर्स देख ले, ठीक है। हो गया? 5 4 3 2 1 बंद कर दूं? तुम लोग भी तो खराब हो गए हो, अब ध्यान ही नहीं दे रहे हो पढ़ाई लिखाई में। क्या खराब है? क्यों खराब है दिमाग? ऐसे करोगे तो टाइम चला जाएगा यार। ये दिशा लेके करना ना प्लीज। टेम्परेचर बढ़ा देना। प्रश्न चाहिए लो। चलो, ये रोल ऑफ स्टेट इन लॉ ऑफ थॉट तुमको एक बार रीड करने को मैंने बोला था, अभी किया? क्या प्रूफ है इसका? मार्किंग्स हैं तुम लोगों ने? क्यों? मैंने मार्क कराया था अंशिका, बच्ची हो, आगे पेज तक देखा नहीं। चलो, ये एक बार रीड कर लेना। इसमें दो केस लॉज एक्सप्लेन किए उन्होंने, ठीक है, कि जहां पे हम बोलते हैं कि भाई अगर स्टेट ने कोई गलती की है तो वो सोवरेन फंक्शंस में लायबल नहीं होते हैं, नॉन सोवरेन फंक्शंस में वो लायबल होते हैं। अब आ जाओ टॉर्च और रॉन्ग्स टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। हमने ये देखा था टॉर्ट की जब हम डेफिनेशन देख रहे थे, ठीक है, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी या फिर आपकी सेफ्टी और फ्रीडम को अफेक्ट करे। तो इसमें आता है बैटरी, असॉल्ट, बॉडीली हार्म, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। हमने ये वर्ड्स पढ़े थे। क्या होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? गलत केस फाइल कर देना। उसके बाद नर्वस शॉक और डेफेमेशन और नेग्लिजेंस। बच्चों बैटरी देखो, ये बैटरी और असॉल्ट, ठीक है। बैटरी में वो क्या कर रहा है पर्सन? मार दिया उसने बैटरी में। हाँ, आज मैं बैटरी पूछ रही हूँ। बैटरी में उसने उसको क्या किया? मार दे, मतलब एक्शन कर दिया है। और असॉल्ट में वो एक्शन करने के लिए उसको थ्रेटन कर रहा है, डरा रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है बैटरी और असॉल्ट का। दोनों में हार्म है। क्यों, किस में हार्म नहीं है? असॉल्ट में तुमको डराया धमकाया जा रहा है कि मार देंगे मार देंगे, तुम डरोगे नहीं। यहां से ऐसी करूंगी कुछ फेंकने का तो तुम्हारी आंखें ऐसी हो जाएंगी कि हम लगने वाली है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर आएगा। हार्म है, तुम स्माइल थोड़ी करोगे, हाँ मैम फेंको फेंको मारो, ऐसे थोड़ी करोगे, ठीक है। और बैटरी में एक्चुअल में कोई पिट रहा है तो हार्म हो ही रहा है, ठीक है। कोई गन रख दे और गन नहीं चलाए, तुझे डर नहीं लगेगा? तो ये हार्म ही तो है, मेंटली तो हार्म है कि कोई तुझे डरा रहा है। तो हम वही देख रहे, तेरी सेफ्टी और फ्रीडम अफेक्ट हो रही है कि नहीं। चलो, एनी डायरेक्शन एप्लीकेशन, उसके लिए वो असॉल्ट दिन भर करता रहता होगा तो उसको लग रहा होगा कि क्या ही किसी को हार्म, मैं हार्म थोड़ी डरा रहा हूँ। एनी बैटरी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अ पर्सन ऑफ अनदर इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसेंट। आप क्या कर रहे हो? उसकी बिना कंसेंट के उसको मार रहे हो। और लॉफुल जस्टिफिकेशन, जो आप मार रहे हो वो लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है। क्या हमारे पेरेंट्स ने हमको बचपन में मारा है वो बैटरी ही है, बट क्या वो लॉफुल जस्टिफिकेशन के अंडर कवर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भैया? वो पेरेंट्स है, उनको राइट है, वो कुछ भी कर सकते, पर वो लॉफुल जस्टिफिकेशन के अंडर कवर हो सकता है। एक जनरल एग्जांपल देखो तो, पेरेंट ने अगर तुमको बाथरूम में बंद कर दिया या दो चाटे लगा दिए तो तुम क्या उसको सूट फाइल करोगे? बैटरी किया है, बैटरी किया है। तुम्हारी बिना कंसेंट के ही मारा हुआ है ना तुमको। तुम्हारी कंसेंट थी कि हाँ मम्मी दो झापड़ लगाओ? नहीं थी ना। तो इन दीज केसेस जब लॉफुल जस्टिफिकेशन हो, और अगर लीगली जाना है तो अगर जनरली किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा है, उसने पलट के दो चाटे लगा दिए तो लॉफुल जस्टिफिकेशन है?
हाँ तुम सब लड़कियां हाँ ही बोलोगे, पर हाँ है, तुम्हारे पास मारने का राइट नहीं है ऐसे बंदों को, बट तुमने अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी को अगर मारा है तो वहां तुम लॉफुल जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि सर ये मुझे मार रहे थे या ये मुझे मारने आ रहे थे इसलिए मैंने इनको पलट के मार दिया, या ये मुझे छेड़ रहे थे तो मैंने मार दिया। इज अ रॉन्ग ऑफ battery to constitute a tort of battery, therefore two things are necessary, एक use of force और दूसरा वो without any lawful justification होना चाहिए। मतलब सामने वाले की कंसेंट भी नहीं है, लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं, और आपने फोर्स से किसी को बहुत ज्यादा मार दिया तो वो कहाँ कवर हो गया, बैटरी में। ठीक है, even though force used is very trivial does not cause any harm, the wrong is committed। बल्कि बोल दो अरे सिर्फ टपली तो मारी है तो एक लगी थोड़ी होगी, पर तो भी हम बोलेंगे बैटरी कमिट हुई है। टपली समझते हो ना, ठीक है। चलो अब आ जाओ असॉल्ट पे। डिफेंस में सिर्फ इतना मार्क कर लो, टचिंग अ पर्सन विथ नो मोर देन रीजनेबल फोर्स इज नॉट अ बैटरी। ठीक है, अब बस में जाते हो, कभी किसी को साइड बोलना है तो आपने ऐसे धक्का देके साइड बोल के निकल गए तो वो बैटरी में कवर नहीं होगा। ठीक है, अब असॉल्ट, असॉल्ट यानी थ्रेटन करना। ठीक है, तो असॉल्ट इज एनी ऑफ द डिफेंड विच डायरेक्टली कॉजेज द प्लेंटिव इमीडिएटली टू अपहेरेंट अ कॉन्टैक्ट विथ हिज person. Thus, when the defendant by his act creates an apprehension in the mind of the plaintiff that is going to commit battery against him, जो वो कर रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, उसके माइंड में क्रिएट हो गया कि अब तो मैं पिटने वाला हूँ, या वो लड़की सोच रही गई मैं पिट रही हूँ पिट रही हूँ पिट, अभी तक मारा नहीं है पर आपने उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है, इस तरीके से अप्रहेंड किया है कि सामने वाले को लगेगा कि बैटरी कमिट होने ही वाली है। हर बैटरी में असॉल्ट है, हाँ पहले असॉल्ट ही आया ना, पहले मारने का दिखाया फिर मारा। हर बैटरी में असॉल्ट है लेकिन हर असॉल्ट में बैटरी नहीं है, बट हाँ ऐसा इंटेंशन है कि इसके बाद बैटरी ही आएगी। The law of assault is substantially same as that of battery except the apprehension of contact, not the contact itself to be established। मतलब सेम एज बैटरी है, मारने की कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, बस ये है कि अभी तक हम वो टच में पहुंचे नहीं है कि आपको उतनी जोर से लग जाए। Usually when there is a battery there is also be assault, but not for the instant when a person hit from बिहाइंड। ठीक है, हर असॉल्ट, हर बैटरी में क्या है, असॉल्ट कवर होता ही है, पर कुछ केसेस में हमने जैसे देख लिया कि जनरली उतने फोर्स से नहीं मारा, अपने डिफेंस के लिए अगर किसी को टच किया तो उसको हम असॉल्ट या बैटरी में कवर नहीं कर रहे। ठीक है, ए shakes his fist at Z intending to knowing to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z, A committed an assault। ठीक है, यहाँ से चाटा दिखाना भी क्या है, या ऐसे ऐसे करना भी असॉल्ट है। ठीक है, बॉडीली हार्म कुछ नहीं, अ विलफुल एक्ट और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंडेंट कैलकुलेटेड टू कॉज फिजिकल हार्म टू द प्लेंटिव, इन फैक्ट कॉजिंग फिजिकल हार्म टू हिम इज द टॉट। कैसे भी करके किसी को फिजिकल हार्म कर रहे हो तो उसको हम कहाँ कवर कर रहे हैं बच्चों, बॉडीली हार्म में। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, बैटरी, असॉल्ट और बॉडीली हार्म। थर्ड है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब अब जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, मतलब गलत केस फाइल कर लेना। अब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में डालना, किसी को कैद करके रखना, तुम लोगों ने मुझे बताया था, मतलब अगर किसी को हाथ बांध के, तुम्हारे हाथ वाथ बांध के यहाँ बिठा दूं तो वो भी क्या है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। तुम्हें बाथरूम में बंद कर दूं, क्या है वो, फॉल्स। क्या बाथरूम जेल है क्या, नहीं है, पर फिर भी मैंने तुम्हें एक ऐसे 4 बाउंड्रीज में बंद कर दिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। जनरली किडनैपिंग्स में होता है ये। ठीक है, अब देखो, false imprisonment consists in the imposition of total restraint for some period, मतलब किसी को आपने कुछ टाइम के लिए एक जगह पे कैद कर दिया, however short, upon the liberty of another without sufficient lawful justification। वो बोलती रहेगी बताओ क्यों मुझे उठाया गया है, मेरे पापा के पास तो उतने पैसे भी नहीं है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए क्या चाहिए, पर उसके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं, उसको बस एक कमरे में बंद कर दिया गया। इट मीन्स अनऑथराइज्ड रिस्ट्रेन ऑन अ person's body। What happens in the false imprisonment is that a person is confined with certain limits so that he cannot move about and so his personal liberty is इन्फिनिट। जब हाथ पैर बांध दिए, मूव नहीं कर सकता, यहाँ पे टेप लगा दिया, कुछ बोल नहीं सकता, तो क्या किया आपने, उसकी पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज किया। इसलिए हम बोल रहे हैं आपने क्या कमिट किया है, टॉर्ट कमिट किया। ये सब आपकी सेफ्टी और फ्रीडम को अफेक्ट कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो पर्सनल सेफ्टी और फ्रीडम को अफेक्ट कर रहे हैं ये वो वाले टाइप हैं टॉर्ट के। ठीक है,
It is a serious violation of a person's right and liberty by being confined within four walls or being prevented from a leave of place where he is. मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ चार दीवारों में छोड़ दो, एक ग्राउंड में भी अकेले किसी को मैंने बांध के रख दिया तो हम बोल देंगे क्या किया है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. ठीक है. अब मैलिशियस प्रोसिक्यूशंस, इसका मतलब तुमने मुझे बोला कि रॉन्ग केस फाइल कर देना. ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें जो लिखा है ना वो एक्चुअल में समझना बहुत जरूरी है. देखो, malicious prosecution consists of instigating judicial proceedings usually criminal and against another. ठीक है, आपने क्या किया, एक रॉन्ग केस फाइल कर दिया किसी के अगेंस्ट. malicious and without reasonable and probable cause will which terminate in favor of the another and which result in damage of his reputation. इसका मतलब समझो. देखो बच्चों, ये एक घर है. ठीक है, ये एक घर को लेके, ये घर किसका है, बॉस बेबी का. ठीक है, किसका है याद रखना, बॉस बेबी का. एग्जाम्पल मत भूलना. ये घर का ओनर कौन है बच्चों, बॉस बेबी या बेबी बॉस व्हाटएवर. अब जब हम देख रहे हैं ये पर्सन ने रॉन्ग केस फाइल कर दिया कोर्ट में कि ये घर उसका है. ठीक है, अब उसने क्या किया, रॉन्ग केस फाइल कर दिया. बच्चों अभी प्लेंटिफ कौन है, प्लेंटिफ कौन है, इसका नाम बोल दो, मिस्टर एक्स. ठीक है, मिस्टर एक्स ने केस फाइल कर दिया कि ये घर उसका है. अल्टीमेटली डिफेंडेंट जो है इस केस में, अल्टीमेटली डिफेंडेंट केस जीतेगा क्योंकि वो प्रूफ कर देगा कि घर का ओनर कौन है. इसमें क्या हुआ बच्चों, इसका टाइम वेस्ट हुआ, इसकी फीस गई. ठीक है, और इसकी रेपुटेशन भी गई, इसको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लग गए, घर के वहां ताले लग गए, आस पड़ोस में नेबर में इसकी रेपुटेशन भी गई. ठीक है, तो इसका जो टाइम वेस्ट हुआ है, इसकी जो फीस और इसका रेपुटेशन, उसके लिए वो ये केस जीतने के बाद एक दोबारा केस फाइल करेगा कि सर मेरे साथ ना मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ है, इस पर्सन ने मेरे अगेंस्ट एक रॉन्ग केस, मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए, मुझे एक्स्ट्रा फीस लगानी, मुझे मेंटली परेशान करने के लिए केस फाइल किया, जो केस मैं जीता हूं, बीइंग डिफेंडेंट. नाउ अगेन प्लेंटिफ कौन बनेगा, बॉस बेबी. ठीक है, अब बॉस बेबी प्लेंटिफ बनेगा फॉर द केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कि मेरे अगेंस्ट एक रॉन्ग केस फाइल हुआ था जिसमें वो बोल रहा था कि ये घर मेरा है, बट जबकि उसका वो घर नहीं था. वो घर के केस में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, मुझे बहुत कोर्ट फीस लगी, मुझे बहुत आना जाना लगा है, वो सबके खर्चे मुझे वापस चाहिए. उस पर्सन ने टॉर्ट कमिट किया, अब मुझे कॉम्पनसेशन दिलाओ. मतलब सिर्फ घर मिल जाना उसके लिए सफिशिएंट नहीं था, उसने ये सोचा कि अब मैं इस पर्सन से कॉम्पनसेशन भी दिलवाऊंगा अंडर टॉर्ट. ठीक है, अब देखो, following are the essential elements for this tort. कैसे, there must be a prosecution of plaintiff by defendant. अभी क्या हुआ, अब एक prosecution plaintiff ने already defendant के against किया हुआ था. अब there must have been want of reasonable and probable cause of prosecution. Of course घर एक मैटर था उनके बीच में, ऐसी कुछ भी केस फाइल नहीं हुआ था. The defendant must have acted maliciously with an improper motive and to further end of जस्टिस. यहाँ पे डिफेंडेंट किसको बोल रहे हैं, वो मिस्टर एक्स को, क्योंकि हमने फाइनल केस कौन सा देखा बच्चों, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, जिसमें कौन पर्सन प्लेंटिव है, बेबी बॉस. तो यहाँ पे हम डिफेंडेंट किसको बोल रहे हैं, मिस्टर एक्स को. फिर बोल रहा है द प्लेंटिव मस्ट हैव सफर्ड डैमेज एज रिजल्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन. मतलब जो अब प्लेंटिव है तो उसको डैमेज हुआ है, बहुत सारी रेपुटेशन खराब हुई, बहुत सारा पैसा लगा. द प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिव. ऑफ कोर्स जब वो बंदा जीतेगा तभी तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल करेगा ना. जब वो जीता कि घर किसका है, मेरा है, तभी उसने दूसरा कॉम्पनसेशन का एक केस फाइल किया. इसमें सबकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. ये घर जाके पढ़ोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो, तो यहाँ लिख दो, जब मैलिशियस लिखा है वहां मिस्टर एक्स लिख दो, मतलब वो डिफेंडेंट है, और जहां पे ये प्लेंटिव वर्ड लिखा है वहां लिख दो बॉस बेबी, या जो भी तुम्हें एग्जाम्पल कोट करना है उधर पे. ठीक है, हो गया, इंपॉर्टेंट है ये भी. ठीक है, अब आता है नर्वस शॉक. नर्वस शॉक यानी मेंटली हार्म करना, ऐसा कुछ बोलना जो वो तुरंत शॉक में चला जाए. ठीक है, एक नॉर्मल केस था, एक लेडी को बोल दिया था कि तुम्हारा बेटा अब
न मर गया, वो बेचारी नर्वस शॉक में हो गई। उसके एडवोकेट ने प्रूव किया कि इसको कुछ ऐसी बात बोल दी गई थी जिससे उसको ये बीमारी हो गई है। जनरली डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, कोई साथ लेके आए हो क्या, आपके साथ कौन आया है। अब उसको तो नहीं बोलेगा ना तुम्हें 4 दिन बचे हैं, 4 दिन में तुम खत्म होने वाले हो। कभी भी डॉक्टर्स उस पेशेंट को ये चीज नहीं बोलते, उसको बोलते चिल है, सब कुछ ठीक है, आप मत परेशान हो। ठीक है, को क्या मूवी है वो शाहरुख खान की, प्रीति जिंटा है, कल होना हो। कल होना हो में वो ऑलमोस्ट इस स्टेज पे होता है कि उसके पास थोड़े ही दिन होते हैं। उसकी डॉक्टर उसको नहीं बताती, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, वो बार बार उसको इग्नोर करती है, वो चीजें नहीं। अगर वो उसको बता दे कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पास कुछ ही दिन बचे हैं, तो वो हो सकता है उसी टाइम मर जाए, सोच सोच के कि 4 दिन भी कैसे रहूंगा, कितना कुछ है ये वो। तो जनरली डॉक्टर्स ये चीज की क्लैरिटी खुद उस पर्सन जो सफरिंग है उसको नहीं देते। तो ऐसे नर्वस शॉक्स आप किसी को भी नहीं दे सकते, अगर आप देते हो तो आप अंडर टॉट लाइबल रहोगे। दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज कंपैरेटिवली ऑफ रीसेंट ओरिजिन, इट प्रोवाइड्स रिलीफ व्हेन अ पर्सन गेट फिजिकल इंजरी मे नॉट बाय एन इम्पैक्ट बाय स्टिक बुलेट स्वॉर्ड बट मर्ली बाय नर्वस शॉक। मतलब कि असॉल्ट किया है, असॉल्ट में क्या कर रहे हो, डंडा दिखा रहे हो, बंदूक दिखा रहे हो, अब मारा नहीं सर, लेकिन वो शॉक में ही मर गई। ठीक है, आपने बंदूक मारी नहीं, डंडा एक्चुअल में मारा नहीं, पर वो इतना डर गई कि वो शॉक में ही बेहोश हो गई और उसकी वहीं डेथ हो गई। तो हम बोल रहे हैं अब हमने रीसेंट ओरिजिन में इसको भी कवर किया है। भाई तूने डंडा दिखाया था ना, वो स्वॉर्ड दिखाई थी ना, तो अब तुम उस चीज के लिए लाइबल रहोगे। मतलब आप अगर किसी को नर्वस शॉक भी दे रहे हो तो भी आप टॉट के अंदर लाइबल हो। Causing of nervous shock itself is not enough to make it an actionable. Some injury or illness must take place as a result of emotional disturbance, fear or sorrow. ठीक है, उतना दुख, उतना डर, उतना उसके अंदर मेंटली अफेक्ट होना चाहिए, तभी आप एक्शन ले पाओगे। ऐसे ही नहीं कि डरा रहा था तो या शॉक में चला गया हूं, एक दिन के लिए बेहोश हुए तो नहीं एक्शन ले सकते। एक्चुअल में उससे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो। ठीक है, अब आता है डेफेमेशन। डेफेमेशन यानी इंसल्ट करना। ठीक है, तुम लोगों ने बोलता किसी की रेपुटेशन खराब करना। ये वर्ड कैसे आया बच्चों, फेम से। फेम के आगे क्या लगा दिया, डी लगा दिया, तो वो क्या हो गया, फेम की खराबी करना, किसी की बदनामी करना, किसी की बेइज्जती करना। एक डेफेमेशन ही ऐसा है जो सिविल में भी कवर्ड है और क्रिमिनल में भी कवर्ड है। डेफिनेशन को हम क्रिमिनल एक्ट में भी कवर करते हैं और सिविल में भी। तो टॉट में कवर कर रहे हैं कि हाँ ये एक सिविल रॉन्ग है। क्रिमिनल में हम आईपीसी में डिटेल में देखेंगे कैसे डेफेमेशन भी एक क्रिमिनल एक्ट बन सकता है। Defamation is an attack of a reputation of a person. It means something is said done by a person which affects the reputation. In fact उसका कोई इंटेंशन नहीं भी हो, पर अगर उसको अफेक्ट हो गया तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। Defamation is a publication of statement which tends to lower a person in estimate of his right thinking member of society generally, or which tends to make them shut or avoid। अब बेसिकली क्या हुआ, कोई एक फेमस पर्सन है, हमारे इतने सारे मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए गंदे गंदे मीम बनते हैं, तो हम कभी भी उन डेफेमेशंस का ये मिनिस्टर्स एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, डेफेमेशन में भी क्लासिफाइड बाय 2 थिंग्स। कौन सा, लिबिल और, तो ये लिबिल और स्लैंडर क्या होता है। लिबिल यानी जब आपने कोई रिटन में पब्लिकेशन ऑथराइज्ड कर दिया हो प्रॉपरली कि ये पर्सन के बारे में ये लिख के आ गया है। स्लैंडर यानी जब जुबानी जेस्चर के थ्रू आपने कुछ ऐसा बोल दिया हो कि सामने वाले को लगे कि आप उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हो। ठीक है, स्लैंडर इज अ पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन ट्रांजिटेड फॉर्म। स्टेटमेंट इज टेम्पररी नेचर सच एज स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर्स। और लिबिल यानी रिप्रेजेंटेशन मेड इन परमानेंट फॉर्म यानी रिटन वर्ड्स, पिक्चर्स, कैटकेचर, सिनेमा, फिल्म्स। ठीक है, तभी बहुत सारी पिक्चर्स भी बैन हो जाती कि आप अभी रिसेंटली वो जो, अरे यार मैं नाम नहीं याद रहते ये यार राम भगवान की मूवीज पे इतने मुद्दे, आदि पुरुष, इतने मुद्दे उठाए क्योंकि वो एक्चुअल में वैसी स्टोरी नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे थे जो हमने बचपन में देखी हुई है। तो पीपल टुडेज वर्ल्ड के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे वो मूवी देखे क्योंकि उसमें कुछ गलत प्रिडिक्शंस दिए हुए हैं या गलत स्टोरीज या गलत तरीके से भी दिखाई हुई थी, तो लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर लास्ट है नेग्लिजेंस, ये ओल्ड बुक में नहीं होगा। ठीक है, नेग्लिजेंस यानी केयरलेसनेस, आपने कोई चीज ध्यान नहीं दी। ठीक है,
तो बेसिकली नेग्लिजेंस एज inadvertence and carelessness. Negligence refers to a situation when a person might be innocent but has failed act in reasonable manner. मतलब कि आपने क्या हुआ है, आपके कोई इंटेंशन नहीं थे, आप इनोसेंट थे, पर आपसे कोई चीज निग्लेक्ट हो गई है तो भी आपने टॉट कमिट किया है और आप उसकी पर्सनल सेफ्टी फ्रीडम अफेक्ट कर रहे हो तो आपको उस चीज के लिए लायबल ठहराया जाएगा. ठीक है. The definition of negligence involves following constituting a legal duty to exercise due care, breach of duty और consequential damages. मतलब कि आप एक्चुअल में अपनी रीजनेबल ड्यूटी ही कर रहे थे लेकिन आपने आपसे नेग्लिजेंस की वजह से गलती से आपकी वो ड्यूटी ब्रीच हो गई और उससे किसी को उसी के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से किसी को डैमेज हो गए. तो अगर ये तीनों चीजें होंगी तो हम बोलेंगे आप नेग्लिजेंस में कवर्ड हो और आपने वो टॉट कमिट किया है. ठीक है. तो बच्चों अभी हमने आज क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले बताओ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर क्या आता है, मतलब उसके 3 मेन एलिमेंट्स उनको मैं पूछ रही हूं. अब जो कल नहीं आए थे नुपुर, 3 एलिमेंट्स. रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स. इसमें कौन सा केस कवर होता है दिशा, अंशिका? हाँ, तो रेलन वर्सेस फैचर के 2 असेंशियल्स हैं, वो क्या है? हाँ, और दो ही हैं, तुम्हें पता है? एस्केप ऑफ द कंट्रोल. गुड. ठीक है. तो अब हमने जब देखा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. उसके एक्सेप्शंस क्या है? आकांक्षा, क्या नाम है? आस्था. हाँ हाँ, गुड. डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड और प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट. थर्ड पार्टी हो गया स्ट्रेंजर, मतलब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. ठीक है. इतने हो गए हमारे एक्सेप्शंस. मतलब इन सब चीजों अगर कवर होते तो आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगती. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस लॉ, कौन सा केस है वो? ओलियम गैस लीक. ठीक है. उसमें क्या होता है, उस पर्सन से उसकी गलती होती है क्या, फिर भी वो लाइबल होता है क्या? वो कोई एक्सेप्शंस के अंडर कवर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते. ठीक है. उसकी इंडस्ट्री कौन सी थी? श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स. ठीक है. अब हमने उसके बाद क्या देखे? वाइकेरियस लाइबिलिटी. वाइकेरियस लाइबिलिटी के मास्टर और सर्वेंट के एसेंशियल्स क्या है नम्रता? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होना चाहिए. सर्वेंट हैज कंडक्ट अ टॉट. जी अब टाइप्स ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी कौन से हैं? प्रिंसिपल एजेंट, पार्टनर्स, मास्टर सर्वेंट, एक और हाँ. तो क्या इसमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइबल होते हैं कि एम्प्लॉयर होते हैं? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे केस है जहां पे हम एम्प्लॉयर को लाइबल ठहराते हैं. तरुण, वो कौन से पॉइंट्स है जिसमें हम एम्प्लॉयर को लाइबल ठहराते हैं? अगर उसने उसको ऑथराइज किया हो टू कमिट अ टॉट तो ठीक है. कोर्स ऑफ एक्शन में करेगा तो भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइबल नहीं रहेगा अगर उसने उसको ऑथराइज किया हो. और नेग्लिजेंस हो ऑन द पार्ट ऑफ हिम, और एक और है अगर वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कवर होता हो. ठीक है. उसके बाद वाइकेरियस ऑफ अ स्टेट में 2 चीजें, पोजीशन ऑफ और इंडिया. तो इंग्लैंड में किसको लाइबल करते हैं वो लोग, वो बता. ओके. और इंडिया में हमेशा लाइबल होती है गवर्नमेंट.
नॉन सोवरेन फंक्शंस के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े कुछ सेफ्टी और फ्रीडम को लेके। अब बताओ दिशा, बैटरी एक जो सिविल क्रिमिनल दोनों में कवर होते हैं, डेफेमेशन। बैटरी क्या होता है प्रशंसा? ठीक है, और असॉल्ट मार रहे हो, मतलब आप ऐसा प्रिटेंड करो कि आप बैटरी करने वाले हो। ठीक है, फिर एक बॉडीली हार्म है कि कैसे भी करके उसको फिजिकली आपने हार्म किया हो। गौरव, फॉल्स इंप्रिजनमेंट क्या होता है? कैद करके रखना किसी को भी, उसके रिस्ट्रेन, उसके विदाउट कंसेंट और लॉफुल, उसकी प्राइवेट लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी को आप अफेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसको इस तरीके से आपने उसको रखा हुआ है। फिर एक है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है? वो एकदम से वो हो गई। क्या है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? हाँ, धमकाना वमकाना हो गया असॉल्ट में सब। ये वाला केस देखा था जो हमने, ये क्या गलत करना? हाँ, तो फिर गलत केस फाइल किया था, फिर आगे उससे हुआ क्या गलत केस फाइल करने से? खराब हुई। और तो, तुमने ऐसा क्यों मुंह बनाया है? बन उसको नहीं रहा है, मुंह नम्रता का बनता जा रहा है। उसको कोई फीस एक्स्ट्रा लगी हो, उसकी कोई कॉस्टिंग लगी हो, उसकी रेपुटेशन खराब हुई हो और उसका टाइम वेस्ट हुआ हो, इसके लिए उसने क्या फाइल किया है? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। किसी और पर्सन ने गलत बात के लिए जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिए, जबकि अल्टीमेटली इसमें डिफेंडेंट पहले केस जीतेगा। जब वो केस जीतेगा तो वो प्लेंटिफ बनेगा और प्लेंटिफ बन के एक नया केस फाइल करेगा कि मुझे इस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट क्या चाहिए? कॉम्पनसेशन चाहिए। ठीक है, फिर नर्वस शॉक, किसी और पर्सन को शॉक कर देना ऐसा जिससे उसके फियर, मेंटल इंजरी या फिर कोई सॉरो उसके अंदर आए। और फिर लास्ट है डेफेमेशन। पलक, डेफेमेशन यानी इंसल्ट कर देना। इसमें दो कौन से क्या है टाइप्स? तुम लोग क्यों बताते हो? दूसरा, दूसरा क्या है? तुम लोगों का सिलेंडर सुन के वो सिलेंडर ही बोल रही है, उसके यहां तक आ गए थे सिलेन सिलेन, मतलब क्या दूसरा क्या? क्यों नहीं ध्यान है? सो रही थी ना। स्लैंडर, स्लैंडर, स्लैंडर। ठीक है, स्लैंग वर्ड्स बोलते हैं हम। और फिर लास्ट है नेग्लिजेंस। ठीक है, अब बस हमारा ये जो है ना, लाइबिलिटी ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी इन कमिटिंग इन द कंपनी और टॉर्च, ये न्यू में ओल्ड में नहीं है, न्यू वाले उसको मार्क करो, उसको रीड करके आएंगे। हम कल एक शॉर्ट में बस डिस्कस करेंगे कि इसमें लिखा क्या है। डिस्कस करेंगे इसका मतलब यह है कि तुम बताओगे क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और लाइबिलिटीज फॉर टॉर्ट, इसको मार्क करो, रीड करके आना एक बार। और हम कल पढ़ेंगे रेमेडीज इन टॉर्ट। ठीक है।